हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरु अभिनव में। आज का हमारा वीडियो है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए एससीईआरटी क्लास 8 की साइंस का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने 1 से लेकर 10 तक चैप्टर कर लिए थे बाय थ्योरी। उसमें मैंने बोला भी था कि जो कुछ रह गया है मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कवर करवा दूंगी। तो लेकिन आज आपके लिए एक ट्विस्ट है कि आज हम चैप्टर्स को जितने बाकी रह गए थे उन्हें थ्योरी वाइज ना पढ़ के उन्हें क्वेश्चन वाइज कंप्लीट करेंगे। आपको आई होप कि अच्छा लगेगा। आप देखिएगा, ये आपको जो चैप्टर होंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डायरेक्ट आपको दिमाग में बैठ जाएंगे। ऐसे मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 8 की साइंस का। चैप्टर 11 है प्रकाश के खेल। तो देखिए, थोड़ा मन से पढ़िएगा, आपको अच्छा लगेगा। इसमें पहला क्वेश्चन है कि दिन के उजाले में आप अपने घर की खिड़की से जिन जिन पेड़ पौधों को देख पाते हैं, अंधेरी रात में उसी खिड़की से उन्हें क्यों नहीं देख पाते। देखिए, बहुत कितना अच्छा क्वेश्चन है और एक बहुत मतलब प्रैक्टिकल सवाल पूछा गया है। तो दिन के उजाले में हम अपने घर की खिड़की से पेड़ पौधों को इस कारण देख पाते हैं क्योंकि उस समय पेड़ पौधों से परावर्तित किरणें हमारी आंखों में आती हैं, जिससे हम उन्हें देख पाते हैं। और अंधेरी रात में परावर्तन की उपर्युक्त प्रक्रिया नहीं होगी, जिस कारण हम उस समय उन पेड़ पौधों को नहीं देख पाते हैं। तो कितनी सिंपल सी बात है कि परावर्तित किरणों जो हमारी आंखों में आती हैं, हम उसके वजह से दिन में पेड़ पौधे देख पाते हैं, जो कि रात में नहीं देख पाते। अगला क्वेश्चन है कि यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान कितना होगा। ठीक है, तो उत्तर क्या है कि हम जानते हैं कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के पर होता है। इसलिए यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन का कोण 90 ही होगा। परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइप का प्रॉब्लम हो गया है, बराबर होता है। अगला है प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो वन लाइनर है कि ज्ञानेंद्रियां क्या है। आंख, नाक, कान, त्वचा और ये हमारी यहाँ पे आंख, नाक, कान और जिला नहीं होगा, गला होगा। ठीक है, आंख, कान, नाक और यहाँ पे जीभ होगा, जीभ। तथा त्वचा हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ये हम संसार को जानते हैं। अगला प्रश्न है, वस्तुओं का दृश्य कौन बनाता है। तो वस्तुओं का दृश्य प्रकाश बनाता है। अगला है, वस्तुओं का दृश्य बनाता है। तो ये प्रश्न वही, विभिन्न वस्तुओं को हम कैसे देख पाते हैं। तो उत्तर है, विभिन्न वस्तुओं को हम उन वस्तुओं से उत्सर्जित या परावर्तित होकर आने वाले प्रकाश से देख पाते हैं। अगला प्रश्न है कि आपतित किरण किसे कहते हैं। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। अगला 5 नंबर प्रश्न है, परावर्तित किरणें किसे कहते हैं। तो पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, अविलंब किसे कहते हैं। देखिए, ये हेडिंग वाइज भी अगर आपको मैं पढ़ाऊं तो भी बात वही है, क्वेश्चन वाइज भी पढ़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अविलंब क्या है कि दर्पण के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उस पर दर्पण से 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा को अभिलंब कहते हैं। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, पार्श्व परावर्तन किसे कहते हैं। तो उत्तर है कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर तथा दायां भाग बाईं ओर दिखाई पड़ता है। इस परिघटना को पार्श्व परावर्तन कहते हैं।
तो क्या है, बायां भाग दाईं ओर और दायां भाग बाईं ओर। आपने देखा होगा कि जब आप शीशे के सामने खड़े होते हो तो आपका जो राइट हैंड होता है वो आपको लेफ्ट साइड दिखाई देता है और लेफ्ट हैंड राइट साइड दिखाई देता है। तो ये किस वजह से, पार्श्व परावर्तन के वजह से ऐसा होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि विसरित परावर्तन किसे कहते हैं। तो जब सभी समांतर किरणें किसी समतल पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती हैं तो इसे परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं। क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं? तो हाँ। तो इसका क्या होगा कि हाँ, हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देख पाते हैं। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है कि क्या आप बता सकते हैं कि अपने सिर के पीछे के बालों को आप कैसे देख पाते हैं। वैसे तो भाई अपने सिर के जो पीछे बाल होते हैं कैसे देख पाते हैं? चलिए पहले बताइए कि हम अपने सिर के पीछे के बालों को परावर्तित प्रकाश के पुनः परावर्तित होने के कारण देख पाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश श्वेत है या रंगीन। यदि रंगीन है तो उसमें कितने रंग हैं? तो देखिए, सूर्य का प्रकाश श्वेत नहीं रंगीन है और उसमें 7 रंग होते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है प्रदीप्त पिंड किसे कहते हैं। तो जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं। जैसे चंद्रमा और शुक्र, ये दूसरे की चमक से चमकते हैं तो ये कैसे हो गए, प्रदीप्त पिंड हो गए। 13 नंबर क्वेश्चन है कि दीप्त पिंड किसे कहते हैं। तो जो पिंड स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं वो दीप्त पिंड कहलाते हैं। जैसे कि सूर्य और ध्रुव तारा या मोमबत्ती आदि। 14 नंबर क्वेश्चन है अंध बिंदु किसे कहते हैं। तो उत्तर है दत्त तंत्रिकाओं तथा रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोश इस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि परिदर्शियों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो परिदर्शियों का उपयोग पनडुब्बियों, टैंकों तथा बंकरों में छिपे और बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कैलाइडोस्कोप कहाँ कहाँ उपयोग में लाया जाता है। कैलाइडोस्कोप, तो देखिए कैलाइडोस्कोप से देखने पर बार बार अलग अलग पैटर्न दिखाई देते हैं, अर्थात कभी भी एक पैटर्न दोबारा नहीं देता। इसका प्रयोग दीवारों को सजाने वाले कागजों तथा वस्त्रों के डिजाइन बनाने वाले तथा कलाकार नए नए पैटर्न की कल्पना करने के लिए इसका यूज करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का विक्षेपण किसे कहते हैं। तो प्रकाश के अपने रंगों में विभाजित होने की घटना को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है चाक्षुष विकृत युक्ति व्यक्तियों के लिए कौन सी पद्धति विकसित की गई है। तो देखिए चाक्षुष विकृत युक्त व्यक्तियों के लिए बैल पद्धति विकसित की गई है जिसकी खोज एक चाक्षुष विकृत व्यक्ति लुइस ब्रेल ने 1821 में की थी। यह चाक्षुष विकृति मतलब जो लोग देख नहीं पाते हैं उनके लिए यह पद्धति थी, जिसको ब्रेल लिपि भी बोलते हैं, इनके नाम से ही बनी है। अगला क्या है 19 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे बैल नहीं है ब्रेल है। ब्रेल पद्धति क्या है। ब्रेल पद्धति में बिंदु पैटर्न अथवा छाप रहते हैं। जो बिंदु होते हैं वो उभरे हुए होते हैं अथवा छाप रहते हैं। प्रत्येक छाप एक अक्षरों के समुच्चय सामान्य शब्द अथवा व्याकरणिक चिन्हों को प्रदर्शित कर बिंदुओं को ऊर्ध्वाधर पंक्तियों के 2 कॉलमों में व्यवस्थित किया गया है। प्रत्येक पंक्ति में 3 बिंदु होते हैं। ये हमारा चैप्टर 11 फिनिश होता है। अब हमारा चैप्टर है 12
पौधों और जंतुओं का संरक्षण और जैव विविधता। तो देखिए इसे इसमें पहला क्या है कि इसको सही विकल्प चुनने पे पैटर्न पर है ये कि धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियों उनमें आपसी संबंध को क्या कहा जाता है? तो जैव विविधता कहा जाता है। अगला है कि अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान में मना है कृषि, चारागाह और शिकार उपर्युक्त ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं? तो ब्लू व्हेल। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? डॉल्फिन। ये कहाँ है? पटना में इसका केंद्र भी बनाया गया है, अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांवर पक्षी बिहार स्थित है कहाँ? गया में। अगला है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति है। तो देखिए जो रेड से हैं ये सारे आंसर हैं। तो 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। देश का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है जिम कॉर्बेट पार्क। संकटापन्न प्रजातियों का सूची व अभिलेख पुस्तक में रहता है। किस पुस्तक में रहता है? रेड डाटा बुक में रखा जाता है। अगला है कि प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से डैश परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। तो जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। अगला है फर्न, शैवाल, जिनको, साइकेड आदि विलुप्त हो चुके हैं या होने वाले हैं क्या? ये पौधे हैं। अगर ये पूछे तो ये है क्या? पौधे हैं। अगला यहाँ पे देखिए मैचिंग है कि पहली बात तो इसमें मैचिंग करनी नहीं है, ये सब एक दूसरे के आंसर सामने ही है। कॉलम खा डोडो मॉरिशस का विलुप्त पक्षी है, ठीक है, जंतु नहीं है। और दूसरा क्या है? गांगेय डॉल्फिन या सांस या सूसू भी बोलते हैं, गंगा की विलुप्त हो रही स्तनधारी मछली है। वाल्मीकि अभयारण्य कहाँ है? बिहार में है, वो भी बाघ के लिए है, बिहार के नवादा में है। काजीरंगा अभयारण्य कहाँ है? एक सींग वाले गेंडे के लिए है। और फर्न जिनको साइफिड अभी पीछे फिल इन द ब्लैक से पढ़ा था कि ये विलुप्त हो रहे पौधे हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं कि पहला क्वेश्चन है जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? तो जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीव जंतु या प्रजाति उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध है जैव विविधता। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? तो जैव विविधता का हमारे राष्ट्रीय परंपरा का एक भाग है, इसलिए हमें इसका संरक्षण करना चाहिए। रेड डाटा बुक क्या है? थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। अलग अलग पौधों, जंतुओं तथा अन्य स्पीसीजों के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक या पुस्तकें होती हैं। अगला फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि अभयारण्य एवं राष्ट्रीय पार्क से क्या तात्पर्य है? अपने राज्य के किन्हीं दो अभयारण्यों के नाम लिखें। तो जंतु एवं उनके आवास के लिए हर प्रकार से सुरक्षित क्षेत्र को जिसे सरकार बनाती है उसे अभयारण्य कहते हैं। ठीक, इसे आप समझिएगा कि जिसे सरकार बनाती है, सरकार द्वारा बनाया जाता है, उसे अभयारण्य कहते हैं। यहाँ शिकार की पूर्णता मनाही होती है, किसी तरह का कोई शिकार नहीं होता है। और वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जिसे सरकार आरक्षित करती है, जहां भी वन्य जंतु स्वतंत्र रूप से आवास और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बिना रोक टोक करते हैं, वो राष्ट्रीय पार्क कहा जाता है। देखिए दोनों में अंतर समझ गए होंगे कि अभयारण्य क्या है और राष्ट्रीय पार्क क्या है।
अब देखिए, हमारे राज्य के 2 अभयारण्यों के नाम है कि पहला वाल्मीकि अभयारण्य जो बाघ के लिए है, और दूसरा कांवर पक्षी विहार प्रवासी पक्षियों के लिए है। 5th नंबर क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में संक्षेप में बताइए। तो देखिए, इसको संक्षेप में जल्दी से पढ़ लेते हैं। बाघ और बाघ जैसे शक्तिशाली पशु के विलुप्त होने का खतरा उपस्थित हो गया है। एक तो ये अधिक बचे नहीं, और जितने भी हैं तो वे विपरीत परिस्थितियों के कारण बचपन में ही मर जाते हैं। सरकार ने उनको और उनके नस्ल को बचाना आवश्यक समझा, इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर नामक कार्यक्रम चलाया गया, जो काफी सफल रहा। जैसे जिम कार्बेट नेशनल पार्क और वाल्मीकि नगर अभयारण्य इसी परियोजना के परिणाम हैं। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम आरक्षित वन कौन सा है। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है, इसे आप याद रखिए। 7 नंबर क्वेश्चन है वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है, समझाओ या समझिए आप। हम जानते हैं कि पेड़ दिन में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से विषैली कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं। अब देखिए, एक लाइन में मैं आपको कुछ क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन रिवीजन करवाती हूँ। पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पहली बात तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो आपसे ये भी पूछ सकता है, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है। अब प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है किसके माध्यम से, विषैली कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो लोग ग्रहण करते, कौन, पेड़ पौधे। ठीक, 2-3 प्रश्न इससे से बन गए। और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, एक ये भी क्वेश्चन बन गया। वनोन्मूलन से पेड़ों के अभाव में वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों का प्रग्रहण कर लेता है, जिससे विश्व उष्णन बढ़ता है। पृथ्वी पर ताप में वृद्धि से जल चक्र का संतुलन बिगड़ गया है, जिससे वर्षा दर भी कम हो गई है या कमी हुई है। अगला चैप्टर है हमारा 13, तारे और सूर्य का परिवार। देखिए, इस चैप्टर से आपको कुछ क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे देखने को, क्योंकि तारे और जो हमारा सौर मंडल है, इससे हमेशा 1-2 प्रश्न रखे जाते हैं। अब वो किस तरह से पूछेगा वो तो भाई एग्जामिनर ही जानता है, फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे अपने इस चैप्टर को कवर करने की। कि शूटिंग स्टार वास्तव में तारा नहीं है। तारों के ऐसे समूह को जो कोई पैटर्न बनाता है उसे क्या कहते हैं, तारामंडल। अगला क्या है, सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह है नेपच्यून। ये सबसे दूर हो गई, सबसे लास्ट में है जो। अगला क्या है, वर्ण में हल्का लाल प्रतीक होने वाला जो ग्रह है वो है मंगल ग्रह। और क्षुद्र ग्रह मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो ऐसे आपसे पूछ सकता है कि क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, तो मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। नेक्स्ट है कि मैचिंग है स्तंभ ए और स्तंभ बी को। देखिए, बाह्य ग्रह शनि, आंतरिक ग्रह मंगल, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, तारामंडल सप्तऋषि जिसमें 7 तारों का समूह है, उसे सप्तऋषि बोला गया है। ओरायन क्या है, ध्रुव तारा। नेक्स्ट है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। पहला प्रश्न है, सौर परिवार को सबसे बड़े और सबसे छोटे ग्रह का नाम। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति है और सबसे छोटा बुध है। प्रश्न दूसरा है, क्या आकाश में तारे जैसा कोई ऐसा पिंड होता है जो टिमटिमाता नहीं है। तो उत्तर क्या होगा, हाँ, आकाश में तारे जैसा पिंड ग्रह है जो टिमटिमाते नहीं है। देखिए, ग्रह जो होते हैं वो टिमटिमाते नहीं है आकाश में। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। तो तारे, ग्रह, चंद्रमा तथा आकाश के बहुत से अन्य पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं।
फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि रात्रि के समय आकाश में सबसे अधिक प्रदीप्त पिंड कौन सा है? तो रात्रि के समय आकाश में सबसे अधिक प्रदीप्त पिंड चंद्रमा है। भाई रात्रि में तो चंद्रमा ही दिखता है, सूर्य तो दिखेगा नहीं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है बाल चंद्र किसे कहते हैं? अमावस्या के अगले दिन चंद्रमा का एक छोटा भाग आकाश में दिखाई देता है, इसे ही बाल चंद्र कहते हैं। देखिए कितना मतलब एक ना अलग से नाम है बाल चंद्र। आप में से तो कई लोगों ने नहीं सुना होगा बाल चंद्र क्या है नाम। सिक्स नंबर क्वेश्चन है चंद्रमा की कलाएं किसे कहते हैं? देखिए पूरे माह तक दिखाई देने वाली चंद्रमा के जो प्रदीप्त भाग की विभिन्न आकृतियों को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। आपने देखा होगा चंद्रमा पहले मतलब बहुत छोटा सा दिखता है, फिर पतला, फिर उससे थोड़ा मोटा, फिर धीरे धीरे वो अपनी आकृति लेता है। तो ये जो पूरे महीने चलती रहती ना इसकी जो ना ये अपने आकार को धीरे धीरे बढ़ाता है फिर घटाता है, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चंद्रमा की कलाएं बोलते हैं। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है चंद्रमा का पृष्ठ कैसा है? तो चंद्रमा का पृष्ठ धूल भरा तथा निर्जन है, उन पर विभिन्न अमापों के गर्त तथा खड़ी ढाल वाले पर्वत भी है, वहां ना तो वायुमंडल है और ना ही जल है। एट्थ नंबर क्वेश्चन है कि क्या चंद्रमा पर किसी प्रकार के जीव की संभावना हो सकती है? तो उत्तर नहीं, क्योंकि चंद्रमा पर ना तो वायुमंडल और ना ही जल है, अतः वहां जीवन संभव नहीं है। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, जो 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर अपने कदम रखे थे। उसके बाद एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे थे। 10 नंबर क्वेश्चन है क्या सभी तारे सामान्य रूप से चमकीले हैं? तो नहीं, सभी तारे समान रूप से चमकीले नहीं है। जो तारे पृथ्वी के नजदीक हैं वे ज्यादा चमकीले दिखते हैं, जबकि जो दूर है वो कम चमकीले दिखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है सूर्य भी एक तारा है, परंतु यह बाकी तारों से इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है? तो उत्तर क्या है कि सूर्य एक तारा ही है, परंतु बाकी तारों की तुलना में लाखों गुना अधिक दूर है, अतः बाकी तारे बिंदु के समान और सूर्य उनकी तुलना में काफी बड़ा दिखाई देता है। 12th नंबर क्वेश्चन है सौर परिवार के सबसे बड़े ग्रह का नाम। तो सबसे बड़े ग्रह का नाम है बृहस्पति। अनुमान है कि इसका लगभग 1300 पृथ्वी को रखा जा सकता है। 1300 पृथ्वियों को रखा जा सकता है, इतना बड़ा है जो। 13 नंबर क्वेश्चन है तारामंडल क्या होता है? किन्हीं दो तारामंडल के नाम लिखिए। देखिए पहचाने जाने योग्य आकृतियों वाले तारों के समूह को तारामंडल कहा जाता है, जैसे सप्तऋषि और ओरायन। ये देखिए दोनों तारामंडल के नाम है, इन्हें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रहों के अतिरिक्त सौर परिवार के अन्य दो सदस्यों के नाम। दो अन्य सदस्य क्या है? धूमकेतु और उल्का पिंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्याख्या कीजिए सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो सप्तऋषि के सिरे के दो तारों से गुजरने वाली सरल रेखा को उत्तर दिशा में बढ़ाने पर वह एक ऐसे तारे तक पहुंचती है जो कम चमकीला होने के कारण धुंधला सा दिखता है। यह धुंधला सा तारा ध्रुव तारा है। ध्रुव तारा सदैव एक ही स्थान पर स्थित रहता है। अगला नंबर 16वां नंबर क्वेश्चन है सूर्य पृथ्वी से कितनी दूर है? तो सूर्य जो है पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर या 8 प्रकाश मिनट दूर है। भाई ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि सूर्य की जो रोशनी होती है या सूर्य का प्रकाश होता है वो उसका समय क्या है पृथ्वी तक आने में? तो 8 मिनट करके कुछ समथिंग है, एग्जैक्ट 8 मिनट तो नहीं है, कुछ समथिंग है, तो इसे आप ये देख लीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलो प्रति सेकंड। 18 नंबर क्वेश्चन है ऐसा कौन सा तारा है जो एक ही स्थान पर स्थित दिखाई देता है? तो अभी पीछे आपने पढ़ा कि ध्रुव तारा है वो एक ही स्थान पर
स्थिर रहता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, तारामंडल किसे कहते हैं? तो जानने पहचानने योग्य आकृति वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं, जैसे सप्तऋषि और ओरायन भी है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा तारामंडल है जिसे हम सर्दियों में मध्य रात्रि में देख सकते हैं? तो देखिए, ओरायन एक विख्यात तारामंडल है जिसे हम सर्दियों में मध्य रात्रि में देख सकते हैं। और किस तारामंडल को शिकारी भी कहते हैं? तो ओरायन तारामंडल को शिकारी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है? आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा सीरियस यानी लुप्तक है। अगला 23 क्वेश्चन है कि सर्दियों में रात्रि के प्रथम पहर में दिखाई देने वाला तारामंडल कौन सा होता है? सर्दियों में रात्रि के प्रथम पहर में दिखाई देने वाला तारामंडल कार है। यह अंग्रेजी में अक्षर डब्ल्यू अथवा एम के बिगड़े विकृत रूप जैसा दिखता है। तारामंडल कैसियोपिया जैसे दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप तारों तथा ग्रहों के भेद कर सकते हैं? तो देखिए, हाँ, तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह ऐसा नहीं करते हैं। ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं। और तारों के सापेक्ष सभी ग्रहों की स्थिति भी बदलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा किसे कहते हैं? तो प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है। इस पथ को कक्षा या हाँ कक्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि परिक्रमण काल किसे कहते हैं? तो किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगे समय को उस ग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। घूर्णन काल किसे कहते हैं? तो सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है या गति करती है, तो किसी ग्रह द्वारा एक घूर्णन पूरा करने में लगे समय को घूर्णन काल कहते हैं। तो देखिए, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा भी करती है और उसके साथ साथ वो अपने अक्ष पर घूमती भी रहती है, तो उसे घूर्णन गति भी कहते हैं या घूर्णन काल भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, उपग्रह किसे कहते हैं? तो किसी खगोलीय पिंड की परिक्रमा करने वाले अन्य खगोलीय पिंड को पहले खगोलीय पिंड का उपग्रह कहते हैं। अगला हमारा 14 नंबर चैप्टर है, कोशिकाओं हर जीव की आधारभूत संरचना। तो इसमें पहला देखिए, खाली स्थान है, उसके थ्रू हम इसको पढ़ते हैं। ये पहली बात तो इसमें से कुछ एक्सरसाइज क्लास 8 की ही है जैसा उसमें है। तो इसमें पहला है कि सूक्ष्मदर्शी एक विशेष यंत्र है जिससे सूक्ष्म जीवों एवं कोशिकाओं को देखा जाता है। तो किसके द्वारा? सूक्ष्मदर्शी द्वारा। अगला है, कोशिका सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो कोशिका जो होती है सजीवों की क्या होती है? इकाई, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। अगला है कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ये क्या है? तो ये कोशिका के भाग है। अगला घ नंबर सिलिंडर ब्लैंक्स है कि कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। अगला है कि कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। अब देखिए यहाँ पर कि एक शब्द में बताना है। पहला है, सजीवों की संरचनात्मक इकाई कोशिका। अगला है, कोशिका में जाली नुमा संरचना होती है कोशिका द्रव्य में। अगला है, जंतु कोशिका का बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली। पत्तियों के हरे रंग के लिए जिम्मेवार लवक हरित लवक होता है। और अगला क्या है, कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना को रिक्तिका बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, एक कोश की जीव क्या है कि एक कोशिका वाले जीवों को एक कोश की जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम। और बहुकोश की जीव वे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है, वो बहुकोश की जीव होते हैं, जैसे मानव व पेड़ पौधे आदि। कोशिका भित्ति पादप कोशिका के आवरण को कम करती है। अब देखिए, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर हैं यहाँ पर।
पहला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक किस प्रकार सजीव कोशिका का प्रेक्षण एवं अध्ययन करते हैं? तो वैज्ञानिक सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, जिसकी सहायता से वस्तु के आवर्धित प्रतिबिंब का अध्ययन किया जा सकता है। कोशिका की संरचना का विस्तृत अध्ययन करने के लिए वे अभिरंजक का भी उपयोग करते हैं। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन, कोशिका भित्ति किसे कहते हैं? तो पादप कोशिका में एक अतिरिक्त आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या है? पादप कोशिका में एक अतिरिक्त आवरण होता है, उसे ही कोशिका भित्ति कहते हैं। ये कोशिकाओं का आकार एवं दृढ़ता प्रदान करती, कोशिकाओं को आकार व दृढ़ता प्रदान करती है। अगला प्रश्न, ऊतक क्या है? ऊतक एक समान कोशिकाओं का वह समूह है जो एक विशिष्ट प्रकार कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, अंग कैसे बनते हैं? तो बहुकोशिकीय जीवों में सभी कार्य विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित किए जाते हैं। कोशिकाओं का यह समूह ऊतक का निर्माण करता है और विभिन्न ऊतक अंगों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार अंग का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कि बहुकोशिकीय जीवों के जीवन का प्रारंभ कैसे होता है? तो बहुकोशिकीय जीवों के जीवन का प्रारंभ भी एकल कोशिका से ही होता है, जो एक निषेचित अंडा है। यह अंडा गुणन करता है तथा वृद्धि एवं परिवर्धन कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। पादाब किसे कहते हैं? देखिए, अमीबा के मुख्य शरीर से बाहर की ओर परिवर्तित लंबाई के प्रवर्ध उभरे हुए दिखाई देते हैं। इन्हें पादाब कहते हैं। ये प्रवर्ध गति के समय तथा भोजन का अधिग्रहण करते हैं, समय बनते एवं बिगड़ते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बताइए कि क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक केवल पादप कोशिकाओं में ही क्यों पाया जाता है? तो देखिए, पादप अपना भोजन क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक के माध्यम से ही बना सकते हैं। सभी आवश्यकता की पूर्ति के लिए केवल पादप कोशिकाओं में हरित लवक पाए जाते हैं। ये विभिन्न रंगों के होते हैं। उनमें कुछ में हरा रंजक उपस्थित होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। हरे रंग के प्लास्टिड्स को क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक कहते हैं। वे पत्तियों को हरा रंग प्रदान करते हैं, जिससे पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, जिससे पौधे भोजन बनाते हैं। तो देखिए, इससे कुछ क्वेश्चंस आपको मैं ऐसे बताती हूँ। सबसे पहले देखिए, जो यहाँ पे दिया गया है कि कुछ हरे रंग के जो उपस्थित रंजक होते हैं, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक, ये पेड़ पौधे में पाया जाता है, जिसके कारण इसी की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। अगला चैप्टर है 15, जंतुओं में प्रजनन। तो प्रश्न पहला है, सही विकल्प पर निशान लगाना है। का नंबर है, जीवों में निरंतरता के लिए आवश्यकता है किसकी? प्रजनन की। खा नंबर है, अलैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं एक जीव। गा है, लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं एक नर एवं एक मादा अथवा एक उभयलिंगी। घा नंबर है, आंतरिक निषेचन क्या होता है? मादा शरीर के अंदर। नेक्स्ट है, मादा जननांग है गर्भाशय। सत्य और असत्य का करना है। तो इसका देखिए, अमीबा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है, तो ये असत्य है, नहीं करता है। मेढक में बाह्य निषेचन होता है, तो ये सही है। अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में निषेचन होता है, नहीं होता है, असत्य है। शुक्राणु नर युग्मक है, सत्य। अंडाशय से शुक्राणु निकलते हैं, ये गलत है, नहीं निकलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रजनन से क्या समझते हैं? देखिए, सजीवों में अपनी जैसी संतान उत्पन्न करने के लक्षण पाए जाते हैं। अपना वंश वृद्धि एवं जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए सभी जीव विशेष क्रिया करते हैं, जिसे प्रजनन कहा जाता है। प्रजनन से ही संतान की उत्पत्ति होती है।
अगला फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, अलैंगिक प्रजनन तथा लैंगिक प्रजनन में विभेद समझाओ। तो देखिए क्या है, अलैंगिक प्रजनन में जीव को जोड़े की आवश्यकता नहीं होती है। वह रूप से अकेले अपनी जातीय निरंतरता बनाए रखते हैं। उदाहरण जैसे हाइड्रा में मुकुल भी निकलता है और कालक्रम से मूल से अलग होकर एक नया हाइड्रा बन जाता है। इस प्रक्रम को मुकुलन कहते हैं। जैसे द्विखंडन विधि द्वारा अपनी वंश वृद्धि करता है, उसे कुलन कहते हैं। तो मुकुलन। अब अमीबा लैंगिक जनन में नर और मादा की आवश्यकता होती है। पुरुष और स्त्रियों में अलग जननांग अंग होते हैं। एक विशेष प्रक्रिया द्वारा मादा गर्भ धारण करती है और बच्चे जन्म देती है। अंडज के अलावा जितने पिंडज हैं, वे इसी प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं। कुछ पादपों में भी नर अंग और मादा अंग होते हैं। अगला प्रश्न है, आंतरिक निषेचन तथा बाह्य निषेचन में अंतर बताइए। निषेचन की प्रक्रिया जब मादा शरीर के अंदर होती है तो इस निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। इसके विपरीत निषेचन की क्रिया जब शरीर के बाहर होती है तो इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। देखिए, अंदर होती है तो आंतरिक, बाहर होती है तो बाहर निषेचन। मेढक में इसी प्रकार का निषेचन होता है। मादा मेढक जल में एक बार में सैकड़ों अंडे देती है, जो जेली जैसी परत से बंधे रहते हैं। जिस समय मादा मेढक अंडे देती है, उसी समय नर मेढक अपने शुक्राणु को जल में छिड़क देता है। शुक्राणु तैरते हुए अंडों से जा मिलते हैं और निषेचन हो जाता है। तो ये क्या हुआ? ये बाहर निषेचन हुआ। अगला प्रश्न है 6 नंबर का, कि शिशु के लिंग निर्धारण का क्या अर्थ है। तो शिशु के लिंग निर्धारण का अर्थ है कि यह पहले ही ज्ञात कर लिया जाए कि गर्भ में पनप रहा शिशु लड़का है या लड़की। ऐसी विधि निकल गई है कि इसका पता लगाया जा सके, लेकिन सरकार ने कड़े कानून बना रखे हैं ताकि कोई इस विधि का उपयोग नहीं करे। ये एक गैर कानूनी विधि है, तो इसे आप नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या होगा यदि शुक्राणु को अंडाणु से नहीं मिलने दिया जाए। तो देखिए, यदि शुक्राणु को अंडाणु से नहीं मिलने दिया जाए तो निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। फलतः क्या होगा? संतान उत्पन्न नहीं होगी। तो क्या होगा भाई? सबसे पहली बात कि शुक्राणु और अंडाणु को नहीं मिलने से सिर्फ क्या नहीं होगा? निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। अगला प्रश्न है 8 नंबर की, क्या शिशु के लिंग निर्धारण के लिए स्त्री उत्तरदायी है? यदि नहीं तो समाज एवं परिवार के लोगों को आप कैसे समझाएंगे? देखिए, यहाँ पर क्या है कि पहली बात तो नहीं, लिंग के लिए स्त्री उत्तरदायी तो नहीं होती है। शिशु के लिंग निर्धारण स्त्री किसी प्रकार की उत्तरदायी नहीं होती। वास्तविकता यह है कि लिंग निर्धारण के जिम्मेदार गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र को एक्स वाई के रूप में जाना जाता है, और जो वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु एक्स गुणसूत्र वाले अंडाणु के साथ सहयोग करते हैं। सहयोग होने पर शिशु लड़का होता है। इसके विपरीत यदि दोनों गुणसूत्र एक्स एक्स हो तो शिशु लड़की होगी। तो देखिए, एक्स वाई होता है वो पुरुष का होता है और एक्स एक्स महिला का होता है। लेकिन ईश्वरीय देन यह है कि स्त्रियों को वाई गुणसूत्र होते ही नहीं है, तभी वो डबल एक्स होते हैं। उनको केवल एक्स गुणसूत्र होते हैं। पुरुष के पास वाई और एक्स दोनों पाए जाते हैं, और वाई गुणसूत्र केवल पुरुष ही निष्कासित कर सकता है। अतः स्पष्ट है कि शिशु लड़का होगा या लड़की, इसका जिम्मेदार केवल पुरुष होता है। तो आप इससे समझ गए होंगे। अगला है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। पहला है, शुक्राणु किसे कहते हैं। तो नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, दो शुक्राणु नलिका तथा एक सिन यानी लिंग होते हैं। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। अगला प्रश्न है, लैंगिक जनन क्या है। तो ऐसा जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है, लेकिन अलैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन करने वाले जंतुओं में नर और मादा में जननांग होते हैं। अगला प्रश्न है कि क्या शुक्राणु एकल कोशिका जैसे प्रतीत होते हैं। तो हाँ, शुक्राणु
एकल कोशिका जैसे प्रतीत होते हैं। अब देखिए परख नली शिशु किसे कहते हैं। आपने सुना होगा कुछ स्त्रियों की अंडवाहिनी अवरुद्ध हो जाती है। ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते। ऐसी स्थिति में डॉक्टर ताजा अंडाणु और शुक्राणु एकत्र करके परख नली में कुछ घंटों के लिए साथ रखते हैं, जिससे आईवीएफ अथवा इन विट्रो निषेचन या शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके। निषेचन के बाद युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। उसके शिशु माता के गर्भाशय में पर विकसित होता है तथा शिशु का जन्म सामान की तरह होता है। इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी या काब नली शिशु कहते हैं। तो ये प्रोसेस होता है। अगला है भ्रूण किसे कहते हैं। तो देखिए निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित होता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं में गोले में बदल जाता है। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती हैं तथा विभिन्न ऊतकों एवं अंगों में परिवर्तित हो जाती। इसी विकसित होती हुई संरचना को भ्रूण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है अमीबा की आकृति को आप किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। तो देखिए अमीबा की आकृति अनियमित होती है, कोई मतलब फिक्स नहीं होती है, अपनी आकृति बदलता भी रहता है। इसके मुख शरीर से बाहर की ओर परिवर्तित लंबाई में प्रवर्ग उभरे हुए दिखाई देते हैं जिन्हें पादाप कहते हैं। अगला प्रश्न है तालाब के जल में कौन कौन से जंतु पाए जाते हैं। तो जोक, चेरा या केचुआ, मछली, मेढक, घोंगा आदि अनेक प्रकार के एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय जीव पाए जाते हैं। चैप्टर 16 है धातु और अधातु। तो देखिए इसमें सही विकल्प पर निशान पहले ही सही लगे हैं पर हम इसे पढ़ेंगे कि पहला है निम्नलिखित में से किसको पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है। तो वो है लोहा। निम्नलिखित में से किसको पीटकर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो वो है जिंक। निम्नलिखित में से किसको पतले तार में परिवर्तित कर सकते हैं। सोना। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव रक्त में पाई जाती है। तो वो भी लोहा या आयरन। किसको पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है। तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, लोहा। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति ऑलरेडी हो चुकी है। सबसे पुराना धातु तांबा है, याद रखिएगा। अगला है कि शीशा या लेड की पतली पर्णिकाओं का उपयोग चॉकलेट को लपेटने में करते हैं। सभी धातुएं कैसी होती हैं, तन्य होती हैं। पारा एक क्या है, द्रव धातु है। ग्रेफाइट एक अधातु है परंतु विद्युत का सुचालक है। ट्रू फॉल्स देखिए सामान्यतः अधातु अम्लों में अभिक्रिया करते हैं। फॉल्स मतलब गलत, असत्य। अगला है सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है। तो हाँ है, इज ट्रू। नेक्स्ट है कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक विस्थापित करता है। तो नहीं करता है, फॉल्स है, गलत है। अगला लकड़ी ऊष्मा का सुचालक है। तो नहीं, लकड़ी जो है ऊष्मा की कुचालक है ना कि सुचालक। तो ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट है कोयले को खींचकर तार प्राप्त किया जा सकता है। तो ये भी क्या है, फॉल्स। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए। क्या कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता है। उत्तर चूंकि कॉपर जिंक से कम अभिक्रियाशील है अतः यह जिंक को उसमें विलयन से विस्थापित नहीं करता है। ठीक है। अगला क्या है प्रश्न है फॉस्फोरस को पानी में रखते हैं जबकि सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस हवा से अभिक्रिया करता है इसलिए इसे पानी में रखा जाता है। और दूसरी ओर सोडियम पोटेशियम हवा और पानी दोनों से अभिक्रिया करते हैं इसलिए ना तो उसे पानी में रख सकते हैं ना ऐसे बाहर, तो उसे सीधा मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो इससे आप बहुत मतलब एक डिफरेंस याद रखिएगा कि फास्फोरस हवा से अभिक्रिया करता है इसलिए पानी में रखते हैं और जो
सोडियम और पोटेशियम होता है वो हवा और पानी दोनों से अभिक्रिया करता है, इसलिए उसे मिट्टी के तेल में रखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के पात्रों में नहीं रखते हैं, या एल्युमिनियम के जो बर्तन आते हैं उसमें क्यों नहीं रखते हैं? तो उत्तर है कि अम्ल किसी धातु से अपक्रिया कर हानिकारक लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, इसलिए नींबू के अचार को एल्युमिनियम के पात्रों में नहीं रखते हैं, कारण कि नींबू में अम्ल होता है। अगला है मिलान। देखिए सोना क्या से क्या बनता है? आभूषण बनते हैं। आयरन से मशीनें बनती हैं यानी लोहे से। एल्युमिनियम से खाद्य सामग्री लपेटी जाती है, आपने देखा होगा एल्युमिनियम फॉइल वगैरह भी आती है। कार्बन बिजली के तारों में। और पारा व मरकरी कहाँ होती है? थर्मामीटर में पाई जाती है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है कि क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन के दहन के फलस्वरूप प्राप्त राख की जल में घोला जाए राख को, और इसमें लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है। तो लिटमस पेपर जब लाल लिटमस घोल में डालने पर नीला हो जाता है, तो कारण की घोल क्या है? देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन में तो इज इक्वल टू क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड उजला पाउडर, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जल क्या होगा? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड क्षारीय विलयन। ठीक है। अब देखिए खवच शीशी में जलते चार कोल को डाला जाए और नीला लिटमस पत्र शब्द समीकरण लिखिए या डाला जाता है कुछ, क्या है ये? इसे आप यहाँ पर छोड़ सकते। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मैं टाइम वेस्ट नहीं करते। अगला क्वेश्चन है कि गोलू ने एक बोतल में सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनाया और इसमें लोहे की कुछ पिन यानी कीलें डाली। एक जलती हुई माचिस की तीली शीशी के मुंह पर रखी तो पाप ध्वनि के साथ माचिस की तीली भभक कर जलने लगी। बताइए कौन सी गैस निकली? तो हाइड्रोजन गैस निकली। व्याख्या क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में लोहे की कील डालने के बाद एक जलती हुई माचिस की तीली शीशी के मुंह पर रखने पर पॉप ध्वनि ध्वनि के साथ माचिस की तीली जब भभक कर जलने लगती है, जिससे सिद्ध होता है कि शीशी में हाइड्रोजन गैस बनी हुई है। आपने देखा होगा कि जब भी आग लगाते हैं तो अलग से ना आवाज सी आती है उसी को, तो हाइड्रोजन गैस के कारण। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न तथा उनके उत्तर यहाँ पर है कि लोहे के टुकड़े अथवा इससे निर्मित वस्तुएं जैसे फावड़ा, बेलचा, कुल्हाड़ी आदि को पीटने पर इसके आकार में कोई परिवर्तन होता है? यदि हाँ तो क्यों? इसलिए लोहे तथा इससे बनी वस्तुओं को पीटने पर इसके आकार में परिवर्तन होता है, क्योंकि ये धातुओं के आघात वर्धनीयता गुण के कारण। तो आपसे पूछ सकता है कि इसके आकार में परिवर्तन किसके कारण होता है? तो आघात वर्धनीयता गुण के कारण परिवर्तन इसके आकार में होता है। आघात वर्धनीयता धातुओं का वह गुण है जिसके कारण उन्हें पीटकर पत्थर या परिवर्तित किया जा सकता है। अगला है, क्या आप बिना प्लास्टिक या लकड़ी के हत्थे वाले गर्म धातु के पार्ट को स्वयं को बिना आघात पहुंचाए पकड़ सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? तो देखिए क्यों नहीं हम पकड़ सकते हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि धातु ऊष्मा का सुचालक होती है, जबकि प्लास्टिक तथा लकड़ी ऊष्मा के कुचालक हैं। इसलिए धातु के बने पात्र में प्लास्टिक या लकड़ी के हत्थे लगे होते हैं, जिससे इनके उपयोग के समय इनको छूने पर हम जलन से बचते हैं। अगला प्रश्न है, धातु का सिक्का और कोयले का एक टुकड़ा फर्श पर गिराकर इसमें उत्पन्न ध्वनि के अंतर स्पष्ट करो। क्या आप उत्पन्न ध्वनियों में अंतर पाते हैं? देखिए कोयले का टुकड़ा लो और एक आप सिक्का लो, अगर उसको फर्श पे गिराओगे तो दोनों की आवाज बिल्कुल अलग ही आएगी। तो क्यों आएगी?
कि देखिए दोनों की ध्वनि में अंतर तो होता है। कठोर धातु फर्श से टकराकर एक निनाद ध्वनि यानी रिंगिंग साउंड उत्पन्न करती है, जबकि अधातु में यह गुण नहीं होता है। इसलिए सिक्के के फर्श पर गिरने पर ध्वनि सुनाई पड़ती है। धातुएं गायन ध्वनियां या सिंगिंग साउंड उत्पन्न करती हैं, अतः ध्वनिक कहलाती हैं। अगला प्रश्न है कि क्या कोयले और पेंसिल लेड को पीटकर पत्थर बनाया जा सकता है? यदि नहीं तो क्यों? नहीं, क्योंकि कोयला यह और पेंसिल लेड अधातु होते हैं जिनमें आपात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। पीटने पर ये फैलते नहीं हैं बल्कि नूर हो जाते हैं, चूर चूर भी हो जाते हैं, नूर कह रहे हैं। अगला है, आप इसको किस प्रकार सुनिश्चित करेंगे कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय है? तो देखिए विलयन अम्लीय है या क्षारीय, इसकी जांच हम लाल और नीले लिटमस पत्र से करते हैं। यदि विलयन में लाल लिटमस पत्र का रंग नीला होता है, अगर लाल लिटमस पेपर जो है वो नीला हो जाता है तो हम कहते हैं कि विलयन क्षारीय है। और यदि नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है तो हम कहते हैं कि यह विलयन अम्लीय है। चैप्टर 17 चैप्टर किशोरावस्था की ओर अब आप बड़ी हो रही हो। पहला, किशोरावस्था की अवधि देखिए कितनी है, 11 वर्ष से 19 वर्ष, कहीं कहीं 18 भी होती है। सीखने की सबसे अधिक क्षमता होती है किशोरावस्था में। अगला है टेस्टोस्टेरोन है क्या? पुरुष हार्मोन। वैसे सीखने की सबसे अधिक क्षमता किशोरावस्था में ना होके शैशवावस्था में होती है। अगला प्रश्न सही गलत कथन बताने हैं। पहला है द्वितीयक लैंगिक लक्षण शैशवावस्था में दिखाई देते हैं। गलत, नहीं दिखाई देते हैं। शुक्राणुओं का उत्पादन अंडाशय से होता है। बिल्कुल होता है। पहले ऋतुनाव को रजोदर्शन कहते हैं। सही, मतलब कहते हैं। युग्मनज का पोषण गर्भाशय में होता है तो वहां होता है, यस। इंसुलिन की कमी से घेंघा रोग होता है तो नहीं, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। अब यहाँ पे मिलान है। तो देखिए शुक्राणु वृषण, अंडाणु अंडाशय में पाया जाता है। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियां होती, और शिशु कहाँ होता है? गर्भाशय में। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न तथा उनके उत्तर हैं। यौवनावस्था में होने वाले परिवर्तनों का प्रारंभ कौन करता है? तो यौवनावस्था में होने वाले परिवर्तनों का प्रारंभ हार्मोन्स करते हैं, जो एक रासायनिक पदार्थ है। टेस्टोस्टेरोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन क्या है कि पुरुष हार्मोन है। गलत लिखा, पुरुष हार्मोन है जो वृषण से स्रावित होता है। अगला है एस्ट्रोजन क्या है? तो एस्ट्रोजन एक स्त्री हार्मोन है जो अंडाशय से स्रावित होती है। पीयूष ग्रंथि क्या है? पुरुष तथा स्त्री में उत्पादित होने वाले हार्मोन का नियंत्रण पीयूष ग्रंथि द्वारा नावित होने वाले हार्मोन से किया जाता है। श्रावित है, गलत लिखा है, जल्दी जल्दी में गलत ही पढ़े जा रही हूँ मैं अभी। श्रावित होने वाले हार्मोन से किया जाता है। इसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि से श्रावित होने वाले जननांगों को टेस्टेरोन और पुरुष व नर में तथा एस्ट्रोजन पुरुष में व नर में और एस्ट्रोजन स्त्रियों में श्रावित करने के लिए उद्दीप्त करता है। अगला प्रश्न है ऋतुस्राव क्या है? तो स्त्रियों में जन्मावस्था का प्रारंभ यौवनावस्था 10 से 12 वर्ष की आयु से हो जाती है तथा सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। यौवनारंभ के बाद अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशयों में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होता है। इस अवस्था में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है जिससे वह अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मनज को ग्रहण कर सके। इसी के फलस्वरूप गर्भ धारण होता है। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है तब उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा सन उसकी धार वाहिका सहित निस्तारित हो जाती है, जिससे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है, जिसे रजोदर्भ कहते हैं। रक्तस्राव लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है, जिसे 45 से वर्षों की अवस्था तक
मत रुक जाता है, जिसे रजो निवृत्त कहते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का नाम क्या है? तो शरीर में होने वाले जो परिवर्तन के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उनका पदार्थ का नाम हार्मोन्स। नेक्स्ट चैप्टर है और ये लास्ट चैप्टर है क्लास 8 के साइंस का। टोटल 18 चैप्टर थे। आज हमने क्वेश्चंस के थ्रू अपने बाकी के चैप्टर को कवर किया। देखिए 8 क्लास की है तो थोड़ा सा लेवल भी उसके हिसाब से ही होगा। हम थर्ड फोर्थ ईवीएस नहीं पढ़ रहे हैं कि वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। तो आप समझ सकते हैं कि 8 क्लास में थोड़ा सिलेबस अच्छा खासा होता है। फिर भी मैंने आपको 2 वीडियो में पूरी बुक को कंप्लीट करके दिया है। तो इसमें देखिए पहला बात है बाद में कि सही विकल्प चुनना है। ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है ठोस, द्रव्य तथा गैस के माध्यम से। अगला है अश्रव्य ध्वनियां कहलाती हैं 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली। किसी कंपित वस्तु को अपनी माध्य स्थिति से दोनों ओर अधिकतम दूरी तक का विस्थापन कहलाता है आवर्तकाल। अगला प्रश्न है कि उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो का नंबर है, ध्वनि किस वस्तु के कंपन द्वारा उत्पन्न, ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो कंपन के द्वारा। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? तो आवृत्ति कहते हैं। अगला है कंपित वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में अपना एक दोलन पूरा करती है, जिसे क्या कहते हैं? आवर्त काल कहते हैं। अगला है अवांछित ध्वनि को शोर कहते हैं, जिसे कम करने का उपाय करना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, जैसे ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? तो किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति से इधर उधर या आगे पीछे होने वाले गति के कारण जब कोई वस्तु कंपन करती है तो वह ध्वनि कहलाती है। अगला प्रश्न है, पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों के वाक्य तंतुओं की लंबाई कितनी होती है? तो वाक्य तंतुओं की लंबाई होती है 20 mm। महिलाओं में लगभग 5 mm छोटे अर्थात 15 mm तथा बच्चों के वाक्य तंतु बहुत छोटे जो होते हैं। यही कारण है कि पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों की वाक् ध्वनियां विभिन्न होती हैं। अगला है कि क्या ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? तो हाँ, ध्वनि संचरण के लिए कोई माध्यम आवश्यक है। ये माध्यम ठोस, तरल या वायु कोई भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, निर्वात क्या है? क्या ध्वनियां निर्वात में संचरण करती हैं? तो वायु रहित स्थान निर्वात कहलाता है। पहली बात तो वायु रहित स्थान निर्वात कहलाता है। निर्वात में ध्वनि संचरण नहीं करती है। अगला प्रश्न है, कर्णपटल क्या है? यह सुनने में कैसे सहायक होता है? देखिए एयर ड्रम क्या है पूरा समझिए कि कान के बाहरी भाग की आकृति कीप यानी फनेल जैसी होती है। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह एक नलिका से गुजरती है, जिसके सिरे पर एक पतली झिल्ली दृढ़ता तनित होती है। इसे कर्णपटल या एयर ड्रम कहते हैं। कर्णपटल एक तनित रबड़ शीट के समान होती है। ध्वनि की कंपन कर्णपटल को कंपित करते हैं और कर्णपटल कंपनों को अंतःकरण यानी इनर ईयर तक भेज देता है। वहां से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। इस प्रकार हम सुन पाते हैं। अगला देखिए, दोलन गति क्या है? कि किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना दोलन कहलाता है। अगला प्रश्न है, आवर्त किसे कहते हैं? तो प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो आवृत्ति का मात्रक है, इसे संकेत में हर्ट्ज लिखते हैं। हर्ट्ज आवृत्ति एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। अगला प्रश्न है 9 नंबर का, तीक्ष्णता और तारत्व क्या है? जब कंपन की आवृत्ति अधिक रहती है तो हम कहते हैं कि ध्वनि तीखी यानी तीक्ष्ण है, शार्प है। और जब कंपन की आवृत्ति कम होती तो हम कहते हैं ध्वनि का तारत्व कम है। अगला है प्रश्न 10 नंबर, सुस्वर क्या है? सुस्वर ध्वनि क्या है? तो सुस्वर ध्वनि
वह है जो कानों को सुखद लगती है, मतलब अच्छी लगती है, जैसे हारमोनियम आदि की ध्वनि। और उसी की जगह आपको किसी मतलब ट्रक का या हॉर्न सुना दिया जाए तो वो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अगला प्रश्न है कि शोर प्रदूषण की क्या हानियां हैं? तो देखिए, अत्यधिक शोर की उपस्थिति अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है, जैसे अनिद्रा, अति तनाव या उच्च रक्तचाप, चिंता तथा अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी गड़बड़ी शोर प्रदूषण से हो सकते हैं। इससे व्यक्ति बहरा तक हो सकता है। तो देखिए, ये 8th क्लास की साइंस आपकी यहाँ से कंप्लीट होती है। तो आप इसे अपने हिसाब से पढ़िएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपकी साइंस पूरी हो गई है। अब आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग एससीईआरटी वगैरह की भूगोल और हिस्ट्री वगैरह रह गई है, तो अब हमारा फोकस उस पर रहेगा। आप लोग इसे पढ़ते रहिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जाके बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर सो मच।